असल में कसरत धावली से और सचिन तेंदुलकर और उसके बाद की जो पीढ़ी की क्रिकेट की जो परंपरा है, 99 में रिटायर होने वाले चौहान जी भी हैं जो 100 पूरा नहीं करते थे। मैं जिनको आवाज दे रहा हूँ असल में मैं कल से हैंगओवर में हूँ। हैंगओवर इसलिए कि कल उन्होंने रागी राघव पर एक लंबा वक्तव्य रखा, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गीता दुबे। उनका रिजल्ट उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ। उन्होंने MA PhD की है कलकत्ता विश्वविद्यालय से। हिंदी साहित्य कर पंचपथिक बांग्ला शहलेखन 2004 में। अरे इंटरव्यू दे रही है क्या? जानते हैं उनको, सब जानते हैं उनको। अच्छा, आप सीधे आ जाएं और मुझसे एक तो मेरी बेटी से कुछ ही दिन छोटी हो और जब मैं किताब में उनकी जन्मतिथि देख रही थी तो मैंने देखा कि आप मेरी माँ से 1 साल बड़ी हैं, तो मातृतुल्य हुआ, इसलिए आपको बधाई देना तो बनता है। और जिस तरह से इस परिचर्चा का आयोजन हो रहा है, प्राय हमारे शहर में हो या देश भर में हो, किताबें प्रकाशित होती हैं, कुछ किताबों पर परिचर्चाओं का आयोजन होता है। मैंने कहीं लिखा भी था इसको लेके, कुछ आयोजन करवाए जाते हैं। उसके बाद किताबों को कितना लोग याद रखते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जब इस परिचर्चा को सुन रहे हैं और इन कहानियों पर इतनी महत्वपूर्ण बातें आ चुकी हैं, अभी तक 2 वक्ता बोल चुके हैं और उनकी राय में, उन दोनों की राय में कहानियों की जो विशेषताएं उभर करके आई हैं, तो अगर हम इन कहानियों को याद रखें, इस संग्रह को याद रखें, तब तो इसकी अर्थवत्ता है इस परिचर्चा की भी। अन्यथा नाम के वास्ते जैसे लोकार्पण समारोह हुआ करते हैं और लोग भूल जाया करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहानियों की बात हो रही है, हमारे बीच कई कहानीकार मौजूद हैं। मंच पर महेश कटारे जी हैं, डॉक्टर अभिज्ञान हैं, सामने बातें साहब बैठे हुए हैं, पीछे सुरेश शॉ जी हैं। और इन कहानीकारों की मौजूदगी में मैं कहानी को लेकर के कुछ कहने की धृष्टता कर रही हूँ। कहीं कुछ चूक हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिए। कहानी को लेकर के किसी आलोचक ने कहा था, एक तो पहले ये मान लेते हैं कि कहानी विधा हमारी है ही नहीं। इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जो मान लेते हैं कि कहानी की विधा जो है भारतीय नहीं है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसका खंडन करती हूँ लगातार। तो उनका ये कहना है किसी आलोचक का, स्टोरी या कहानी को परिभाषित करते हुए, स्टोरी इज ए स्लाइस ऑफ लाइफ। क्या है कहानी? जिंदगी का एक टुकड़ा है और इसी नाम से एक ब्रिटिश कथाकार की एक कहानी भी है। अब हम इस स्टोरी को लेकर के या फिर हम जिंदगी के टुकड़े को लेकर के हम सोचें और उस पर मीना जी की, माफी चाहती हूँ, कुल 29 कहानियां हैं। बार-बार 28 की चर्चा हो रही थी, मैंने किताब को बाहर निकाला और देखा कुल 29 कहानियां इस संग्रह में हैं, छोटी बड़ी कहानियां। मूलतः इन्हें लघु कथा नहीं कहा जा सकता, इन्हें आप छोटी कहानियां कह सकते हैं या फिर सिर्फ कहानियां कह सकते हैं। तो ये जो छोटी कहानियां हैं वो जिंदगी के उस टुकड़े का एक छोटा सा टुकड़ा है। जिंदगी के एक टुकड़े को कहानी परिभाषित करती है या कहानी को उस तरह से परिभाषित किया जाता है। मीना जी की कहानियां उस टुकड़े में से एक छोटा सा गस्सा, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा कौर है और जो आपके मुंह में घुल जाता है। अब इस घुलने के पीछे के कारण क्या है? कारण यह है कि जिस दौर में मीना जी कहानियां लिख रही हैं और उस दौर में जिस तरह की कहानियां लिखी जा रही हैं, क्या मीना जी की कहानियां उसी तरह की कहानियां हैं या थोड़ी सी भिन्न है? तो थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि वो सहज सरल ढंग से उतरने वाली कहानियां हैं। न सिर्फ कागज के पन्ने पर सहज सरल ढंग से उतरती हैं, बल्कि वह पाठक के दिमाग में भी बहुत सहजता के साथ उतर जाती है। अब ये जो सहजता है वो कई बार बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। आलोचकों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सहजता को कई बार बहुत अधिक सपाट बयानी का नाम भी दे दिया जाता है। लेकिन सभी पाठक तो बहुत अधिक जटिल चीजें नहीं पढ़ते हैं, उन्हें सहज चीजें चाहिए जिनके साथ वो अपने आप
जब मीना जी ने मुझे ये किताब दी तो मेरी माँ ने मुझसे पढ़ने से पहले ही ये किताब पढ़ी, आसानी से पढ़ ली ये किताब। और मेरी माँ बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बावजूद मेरे आसपास बिखरी किताबों में से उठा के वो पढ़ती रहती है कुछ जो उन्हें अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे पूछा कैसी लगी कहानियाँ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बात, यानी अच्छी है, अवधि बोलती है। उन्होंने कहा हाँ अच्छी कहानियाँ हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये जो कहानियाँ हैं वो एक साधारण पाठक को सहजता के साथ बांध लेती है। कहानियों को लेकर के एक बात और भी कही जाती है, एक बड़े कथाकार ने कहा था कि कहानी में सारा खेल जो है वह स्मृति और कल्पना का है, और उसमें मैं अपनी तरफ से अगर जोड़ दूं तो पूरा जो कहानी का ढांचा वितान रचा जाता है उसमें भाषा एक महत्वपूर्ण घटक है और शिल्प जो है उस कहानी को बांधता है। और इस पर जब हम मीना जी की कहानियों की बात करें तो उनके पास स्मृतियां हैं। 90% जो कहानियां उनकी बुनी गई हैं वो सारी स्मृतियों से बुनी गई कहानियां हैं, कल्पना उसमें न्यूनतम है। क्यों न्यूनतम है? इसके कारणों पर हम विचार करें कि हम किनकी कहानियां पढ़ रहे हैं। हम जिनकी कहानियां पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में जो देखा, अपने जीवन की घटनाओं में से चीजों को उठाया और उन्होंने कहानियों में उसे ज्यों का त्यों परोस दिया। बेहद सरल भाषा में जैसे हम और आप बातचीत करते हैं ठीक उसी तरह की भाषा उनकी कहानियों में। चूंकि बंगाल में परिचर्चा हो रही है और हम सभी बंगाल की जमीन पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो मुझे अनायास बंगाल की लेखिकाएं याद आती हैं। यहाँ पर राज सुंदरी देवी हुई हैं, 1876 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई अमर जी को, और उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा, मैं इसका संदर्भ दे रही हूँ, उसके पीछे अपने कारण हैं। उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि मेरे आसपास कागज का टुकड़ा पड़ा रहता था लेकिन मैं पढ़ने से डरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं कोई मुझे पढ़ते हुए न देख ले, और मैं चूल्हे के सामने खाना बनाते हुए प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। और अंततः उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और आत्मकथा लिखी, और जिसने बहुत सारे लेखिकाओं के रास्ते आसान किए। और ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि स्त्री के लिए लिखना कभी भी बहुत आसान नहीं रहा है। हालांकि आज सैकड़ों की संख्या में लेखिकाएं सक्रिय हैं, लेकिन हमारी मीना जी निश्चित तौर पर उन लेखिकाओं से भिन्न पृष्ठभूमि से आ रही हैं। तो जहां लिखने के लिए बहुत सारी चुनौतियां आपको उठानी पड़ती हैं, बहुत सारे खतरे उठाने पड़ते हैं। भाई सुशांत बोल रहे थे कि वो क्या है इसमें सेक्स की थॉक नहीं है, तो वो लेखिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। आधुनिक मानदंडों पर जटिल परिवेश में जो कहानियां लिखी जा रही हैं उसमें अनायास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और सायास बहुत सारी चीजें उसमें शामिल कर दी जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग शामिल किए जाते हैं, है ना। मीना जी जिस पृष्ठभूमि से आ रही हैं वहां पर वो उस तरह की कहानियां, उनके पास ऐसी स्मृतियां नहीं है, और अगर है भी तो एक मूल्य बोध को लेकर के वो लगातार चल रही है, जिसे आप आदर्श कहते हैं, हम आदर्श कहते हैं। वो दृष्टि है कि हमें क्या देना है। अभी भी जब सिलेबस बनता है और सिलेबस में चीजों को शामिल करने की बात होती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसी ही चीजें शामिल हो जिन्हें कक्षा में विद्यार्थियों को सहजता के साथ पढ़ाया जा सके। आप लोग याद कीजिए रानी मासूम रजा का आधा गांव कहीं सिलेबस में लगा और कहीं से हटा भी दिया गया। तो हम सबके अपने खतरे हैं। हमारा एक समाज है कि ऊपर से बहुत पॉलिश दिखाई देता है, बहुत साफ सुथरा, बहुत आदर्शवादी दिखाई देता है, लेकिन उसी में से कुछ लोग लिखते हैं तो जटिल संरचना या फिर उत्तर आधुनिक किस्म की कहानियां लिखते हैं। मीना जी की 29 कहानियों में, कहानी की अलग अलग से चर्चा मैं नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारी बात हो चुकी है, उन 29 कहानियों में घूम फिर करके हमारे आसपास का जीवन ऐसे पात्र आते हैं जो सहजता के साथ हमें कहीं भी मिल जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि मूल्य बोध की ये कहानियां हैं। पहले ही कहानी अहंकार मत कीजिए, आपको सीधे सीधे बताती है स्वार्थी मत बनिए, रिश्ते हमारे कैसे होने चाहिए, रिश्तों को बदलते संदर्भों में किस तरह से आपको स्वीकार करना है। इसके अलावा कई तरह की, जैसे मैंने कहा कि स्मृतियों का बाहुल्य है उनकी कहानियों में, इसलिए उनकी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र या स्मृति चित्र याद आते हैं। हालांकि महादेवी का अपना शिल्प और अपनी भाषा है, लेकिन इसके बावजूद मीना जी की कहानियों में ये संभावना है कि अगर इन्हें और थोड़ी मेहनत से संवारा जाए तो बहुत खूबसूरत स्मृति चित्र के रूप में ये कहानियां
ईश्वर को, भजन को, आध्यात्म को हालांकि बहुत बुरी चीजें नहीं है। ये कहते हैं मैं माफी भी मांग लेती हूँ क्योंकि इसके गलत समझे जाने के ढेर सारे खतरे हो जाते हैं कि बहुत बुरी चीजें नहीं है जिसको जिसमें सुख मिले। तो जहां पर हम अपने जीवन को रीत गया या चूक गया हुआ मान लेते हैं, वहां बैठ करके अगर कोई लेखिका, कोई लेखक लगातार सृजनरत है, 2017 में उनका कविता संग्रह आया था स्नेह स्मृति, जिसका लोकार्पण साहित्यिकी के तत्वावधान में हुआ था और उस पर परिचर्चा भी हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत हूँ तो मीना जी सुधार देंगी। उसके बाद आता है स्नेह स्पंदन 2023 में। तो ये जो स्नेह शब्द है, आप देखिए कि दोनों ही संग्रहों में एक शब्द जो है वो बार बार आ रहा है, स्नेह। क्यों आ रहा है? कोई कटुता नहीं है कहानियों में, कोई कड़वाहट नहीं है, यथास्थितिवाद का वर्णन है, लेकिन उस वर्णन के बावजूद हताशा नहीं है, जो कई बार बहुत सारी आधुनिक कहानियों का मुख्य बिंदु होता है। और लोग कहते हैं कि कहानियों में इतनी नकारात्मकता क्यों है, साहित्य में इतनी नकारात्मकता क्यों है, हालांकि उसके अपने कारण है। तो ये जो स्नेह का संबल है, उस स्नेह के संबल से बुनी गई उनकी कहानियां हैं जो प्रेम की आभा से दिपदिपाती हुई हैं, खूबसूरत स्मृतियां हैं, बहुत फ्लैशबैक्स इनकी कहानियों में। बड़ी खूबसूरत कहानी है इनकी काली फाइल, पुरानी फाइल, कि जैसे हम साफ सफाई कर रहे होते हैं और हमें कोई पुरानी चीज मिलती है और उसकी डोर पकड़ करके स्मृतियों के पास चले जाते हैं और वहां से फिर वो कहानी बुनना शुरू करती है। तो निश्चित तौर पर इनकी कई कहानियों में ये क्षमता है कि वह पाठक को बांध ले और पाठकों को वह रास्ता भी दिखाएं जिस पर चल करके वो अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। 2 पीढ़ियों के अंतर्बंध की एक कथा है इनकी, और जिसमें पितृ पूजा कहानी, आप सभी जानते हैं पितरों की पूजा होती है पितृपक्ष में या फिर बरसी होती है इत्यादि इत्यादि, और उस समय देखा जाता है कि माँ पितृ पूजा के लिए सारी तैयारियां कर करके बैठी है, बेटा ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पा रहा है। ये कहानी अगर मीना जी चाहती तो इसे एक नकारात्मक कहानी में बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहानी हमें क्या संदेश देती है? माँ को उसकी बेटी समझाती है कि आजकल के कॉर्पोरेट के युग में इतना आसान नहीं रह गया है छुट्टी लेना, इसलिए लोगों को तो अपने माता पिता की अंत्येष्टि के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, तो तुम्हारे बेटे को पितर की पूजा के लिए या पिताजी की बरसी के लिए छुट्टी नहीं मिली तो बड़ी बात नहीं। और एक कहानी बड़ी खूबसूरती के साथ रिश्तों की समझाइश की कहानी के रूप में ढलती है। इसी संदर्भ में मैं 2 कहानियों का जिक्र करूंगी, मीना जी की कहानियां नहीं है, ताकि आप इन कहानियों के महत्व को, समय समाप्त हो जाए तो इशारा कर दीजिए। एक तो शर्मिला बोहरा जालान की कहानी ईमेल है, नेट पर उपलब्ध है, आप खोज के पढ़िएगा, जिस कहानी में माता पिता इंतजार कर रहे हैं लेकिन वहां पर बच्चे, विदेश में बसे हुए बच्चे नहीं आते हैं और कहानी एक निराशा में भर देती है पाठक को। दूसरी कहानी है शंभू शरण सत्यार्थी की कहानी अंतिम दर्शन, जहां माता पिता दोनों बीमार हैं, 2 बेटे हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, बार बार चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद कोई नहीं आता है, और जब माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता दरवाजे पर घंटी सुन करके दरवाजा खोलता है तो देखता है कि छोटा बेटा खड़ा हुआ है और पिता कहता है कि तुम अकेले आए, तो वो कहता है कि भैया ने कहा है कि माँ के समय तुम चले जाओ, पिताजी के समय मैं चला जाऊंगा। तो इसी कालखंड में उस तरह की कहानियां भी रची जा रही हैं और आप उन कहानियों की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा हालांकि लिबास कहानी का जिक्र यहाँ पर हो चुका है और लिबास को एक अलग नजरिए से देखा गया है, लेकिन मैं लिबास का एक स्त्रीवादी पार्ट भी देख रही थी। हालांकि मीना जी ने बड़े सचेत ढंग से ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बड़े सहजता के साथ कहानी को बुन रही हैं, लेकिन उस लिबास कहानी में देखिए कि स्त्री के जितने लिबास हैं कौन तय कर रहा है? स्त्री स्वयं नहीं तय कर रही है, उसके आसपास के लोग, उसकी माँ बता रही है कि ऐसे कपड़े ना पहनो, पिता बता रहे हैं, ससुराल जाके तो वहां तय होता है। तो इस कहानी को अगर हम देखें तो सिर्फ स्त्री की कहानी न कह करके इसे स्त्री का दृष्टिकोण भी उस कहानी में निकल करके सामने आता है। वृद्ध विमर्श की कई कहानियां इसमें हैं, वृद्ध विमर्श आज के समय के महत्वपूर्ण विमर्शों में है। तो हालांकि मीना जी ने बड़े सहज ढंग से कहानियों का वितान रचा, लेकिन उस सहजता में एक अनायास सी सजगता भी शामिल हो गई है, और वो सजगता जो व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश को सावधानी से देखता है, परखता है, समाचार
पत्रों को पढ़ता है, टीवी पर समाचार सुनता है और देखता है कि लोग किस तरह से लोगों की समस्याएं हैं, पारिवारिक जीवन की समस्याएं, वो बिल्कुल राजनीतिक समस्याओं पर नहीं जाती है, क्योंकि एक स्त्री का एक अपना अनुभव होता है और उसके अनुभव की अपनी सीमा भी होती है और वही सीमा संभवतः उसका सामर्थ्य भी होता है। इसलिए मैं सीमा कह करके कम नहीं आंकना चाहती, बल्कि उस सीमा को सामर्थ्य कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आदरणीय मीना जी इसी तरह से अपनी कहानियों में जीवन के विविध रंगों को उतारती रहेंगी और इसके अलावा थोड़ी सी अपनी दृष्टि को और उदार और विशाल करके सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी समेटने का प्रयास करेगी। हमें उनके अगले संग्रह का बेसब्री से इंतजार है। उन्हें पुनः बहुत बहुत बधाई। वो सभी को अभिभूत कर रही और मीना जी का अगला संग्रह आए, इसलिए हम सबकी तरफ से वो कह भी गई हैं। मैं आगे आवाज दे रहा हूँ सेवानिवृत्त जनरल वीएन चतुर्वेदी जी को, वे आए और दो शब्द कहें। वे विद्या मंदिर सोसाइटी के महासचिव भी हैं। आदरणीय मंच, सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं आरंभ में ही आपसे क्षमा मांगता हूँ। कारण यह है कि मुझसे अगर बोलने में गलती हो जाए, हिंदी में खास करके, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हालांकि हिंदी से मेरा लगाव पैदाइशी है, लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई वहाँ की। लेकिन उसके बाद फिर जब सेवा में आया तो अंग्रेजी भाषा बोलना पढ़ना यहाँ तक कि करीब 40 साल हो गए, सोचना भी अब उसी में होता है। कभी कभी तो रात में सोता हूँ तो सपने भी उसी में आते हैं। लेकिन मेरा अपना एक जुड़ाव है हिंदी भाषा के साथ, पैतृक। मैं एक शिक्षकों के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हुआ करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, और मेरे चाचा उनके छोटे भाई वो हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। 80-90 के दशक में आधुनिक कविता की आलोचना में उस भारत के उस क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा। वहाँ से आगे बढ़ के मैं आदरणीय मीना जी के कहानी संग्रह की ओर आता। मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, उसके बारे में आलोचना करना, विवेचना करना मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। अनुभव साझा करें। अनुभव तो उनका भी है, आपका अनुभव तो उनका भी है, और उनके अनुभव के लिए मैं उनको ग्रैटिट्यूड थैंक्स प्रेजेंट करता हूँ कि उनके अनुभव ने एक ऐसा समा बांधा है उस कहानी संग्रह में जो मुझे ले जाता है उस समय जब मैं छात्र हुआ करता था और हमारे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर ये बताया करते थे, घर में भी मैंने सुना है इस बात को डिस्कशन में, कि अच्छा साहित्य वो है जिससे आम आदमी आइडेंटिफाई कर सके, जिसको आम आदमी समझे कि ये मेरी कहानी है। और इस कहानी संग्रह की हर कहानी ऐसी है जिसको कि आप और मैं और कोई भी पढ़ने वाला उसको वैसा ही मानेगा जैसा उसके अपने जीवन के अनुभव में है। और ये मैं समझता हूँ एक शक्ति है इस कहानी संग्रह की, और ये शक्ति इस कहानी संग्रह को ही नहीं मीना जी के अगले
साहित्यिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को और आगे की तरफ लेकर जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नहीं कही है, साहित्य जो है वो मीना जी को विरासत में मिला है और मैं समझता हूँ उस विरासत को अगर आप आगे लेकर जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी विरासत को अपने साथ ही खत्म करके चले जाते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिसको कि मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, उस कहानी संग्रह में सीख नहीं है। आप एक हाईलाइट है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, उसको सिर्फ हाईलाइट किया गया है। उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है, क्या करना है, वो नहीं बताया। और मैं समझता हूँ जो मैंने कई साल पहले सीखा है कि एक साहित्यकार का ये काम भी नहीं है। वो जो कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण केवल दिखाता है, छवि आपको बताता है क्या है, और उसके बाद उस छवि का क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, सीधा करना है, टेढ़ा करना है, वो आपका अपना कार्य है। और वो बहुत अच्छी तरह से पूरे कहानी संग्रह में किया गया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। पहली चीज़ तो मुझे इतनी देर तक मैं हिंदी सुनता रहा तो मैं बोल पाया। तो मैं सुन पाया तो मैं बोल पाया, नहीं तो यहाँ आने से पहले तक 1.5-2 घंटा पहले तक मैं अंग्रेजी में सोच रहा था, अंग्रेजी में बोल रहा था। यहाँ आकर के मैं इनफैक्ट घर से चला हूँ तो आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे। तो मैं उस समय भी सोच रहा था हिंदी में कि अगर हिंदी में बोलना पड़ा मुझे तो मैं सुचारू रूप से अपने विचार बता भी पाऊँगा कि नहीं। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है ये 2-4-5 मिनट का जो एक्सपीरियंस है कि मैं पूरी तरह फेल नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। हम लोग भी हो रहे हैं और सामने भी लोग हो रहे हैं, ये बराबरी का मामला है। मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ वो कथाकार हैं, संवाद अखबार में कुछ संपादक हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, समीक्षक भी हैं और बहुत अच्छी गज़लें भी लिखते हैं, गज़लें गाते भी हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, डॉक्टर अरिया। धन्यवाद चित्रांशु जी, आपने कहा कि मैं गाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में मेरे गाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पत्नी ने ले लिया अधिकार। बाथरूम में भी गाया तो खटखटा के बेसुरा मत गाइए, हमारा सुख खराब है। इसलिए कृपया दिल दुखाने वाला परिचय न दें। मीना चतुर्वेदी जी को के पहले कहानी संग्रह के लिए बधाई और उस जज्बे को भी बधाई कि इस दौर में उन्होंने कहानी की शुरुआत की है। हम तो किताब कहानी पहले लिखने को शुरुआत नहीं मानते, छपकर किताब के रूप में आए तब लगता है यहाँ सर्टिफाइड। बाकी तो अभ्यास का लेखन है, करते रहिए, लेकिन किताब सामने आने का मतलब है कि हम एक तरह से तैयार है कि लीजिए साहब ये कहानी हमारी तरफ से पूरी हुई। और इसे मैं शुरुआत ही कहूँगा, बेहतरीन शुरुआत है। खास तौर पर इसमें 2-3 कहानियाँ तो बेजोड़ है और पहले संग्रह में इतनी शानदार कहानी शहतूत का पेड़, अद्भुत कहानी है। कई कहानियाँ हम लोग अपने साथ से लिखते पढ़ते रहते हैं, कुछ कहानियों को या अच्छी कहानियों को भी पढ़ के लगता है कि अगर अमुक जी ने नहीं लिखा होता तो ये मैं जरूर लिख दिया होता।
उन्होंने पहल कर दी इसलिए मैं, लेकिन शहतूत का पेड़ कहानी जो लोग भी कहानी लिखते हैं पढ़े और चुनौती लें और सोचे कि क्या वे लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि कथानक नहीं है, कोई कहानी नहीं है। एक शहतूत का पेड़ जो है वो अपनी कहानी कह रहा है, वह जो फल नहीं दे सकता वह शहतूत का पेड़, जिसे कोई खरीदने की गुंजाइश नहीं कि कोई खरीद के ले जाए। वो तो पपीतों के पौधों के बीच में छिपा हुआ है और उसको एक बच्चा जो है जाने में ले जाता है और उसे घर में लगा दिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो होता है ऐसा शानदार वर्णन है उसका कहानी के तौर पर एक एक चीज का, यानी उसके साथ जो पौधे गए थे वो जल गए, कहा है कि ईर्ष्या से जल गए और ये बढ़ा। इसके खूबसूरत फूलों को देखकर घर के लोग गदगद हैं, फिर इसकी छाया को देखकर गदगद हैं। वो फल नहीं देता है फिर भी घर वाले लोग खुश है उससे, चलो कम से कम छाया तो देता है। लेकिन बाद में फिर ऐसी स्थिति आती है कि जैसा कि मनुष्य उपयोगिता के आधार पर कई बार निशंस हो जाता है और प्रकृति के साथ ऐसे खेल करता है कि वो पूरी मनुष्य जाति को शर्मिंदा करने वाले हरकतें कई बार हो जाती हैं, वो होता है। लेकिन शहतूत का पेड़ कहानी बेजोड़ कहानी है और चाहे जिस भाषा में लिखी जाए मुझे लगता है कि हर जगह सराहना मिलेगी। पहले संग्रह में इतनी शानदार कहानी का होना बहुत बड़ी बात है। दूसरे इसी तरह की कहानियां ठूठ संभव है लोक कथा हो, लोक कथा नहीं भी है तो लोक कथा की तरह अरसे तक सालों तक जिंदा रहने वाली ठूठ कहानी भी है, जिसमें वो पेड़ है, फिर उसकी छाया लेने वाले लोग हैं, किशोर है, बड़ा होता है, छाया का आनंद लेता है, फल का आनंद लेता है, पत्ते तोड़ के ले जाता है, फिर उसकी लकड़ियां काट कर ले जाता है और ठूठ एक तरफा प्रकृति का दोहन उसका इस्तेमाल कर, और जब किसी लायक नहीं हो तो ठूठ समझ के छोड़ दो। यह जो मनुष्य की आत्मघाती और पूरी प्रकृति को नष्ट करने वाली प्रवृत्ति है कि हम दूसरे से पाना जानते हैं। ठूठ कहानी भी अद्भुत कहानी है। यह अलग बात है कि कौशल का अभ्यास की चीज भी है। कहानी में कथानक है, शब्द है, भाषा है, कौशल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, किस तरह से कहते हैं। तो जैसे जैसे अभी चूंकि हमें मानते हैं कि ये बहुत कुछ नहीं है, शुरुआत है, उस आधार पर ये बेजोड़ कहानियां हैं। और अगर इन्होंने विकास किया तो आने वाले समय में अद्भुत कहानियां, और बहुत सारे लोगों ने देर से शुरुआत की, और जिन्होंने देर से शुरुआत की उन्होंने भी बहुत कमाल की, मुकाम हासिल है ना। बहुत कुरकुर स्वाहा जैसी कृति कोई लेखक देर से आए, लेकिन जब आए तो उन्होंने काम किया। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग, और एक चीज और है इसमें ज्यादातर कहानियां ऐसा लगता है कि लेखिका के आसपास की दुनिया से निकली हुई कहानी, और तब हमें लगता है भगवान इन्होंने और दुनिया क्यों नहीं देखी, और तरह की चीजें क्यों नहीं देखी, क्योंकि अगर वह सब भी इन्होंने देखा होता तो इनकी कहानियों के माध्यम से वह चीज भी हमारे सामने आती। तो हम ये भी तमन्ना करते हैं कि और दुनिया देखें ताकि उस पर ऐसी कहानियां लिखें कि उसका आनंद भी हमें मिले। एक कहानी है सामने वाली खिड़की। देखिए, सामने की खिड़की से देख रहे हैं कि विदेश में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला बेटा है, बहू है, आए हैं और गांव से माँ को ले जाते हैं। पूरी जानकारी माँ को नहीं, और वो बताया भी गया शॉर्ट में यहाँ पर उसकी कि वो बाद में बेटा शानदार फ्लैट खरीदता है। माँ को लग रहा है कि बच्चों के साथ वो वहाँ रहेगी और कभी कभी गांव भी चली जाएगी गाड़ी से, अपने गांव की जमीन जायदाद घर द्वार देखते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि बेटा विदेश चला गया और उसके जिम्मा ये है कि वो गांव भी जाकर देखे और शहर का मकान भी उसका देखते हैं। कहानी अद्भुत है क्योंकि वो एक
टीस उठती है मन में। हमारे मन में नकारात्मक भाव की बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि बेटा बहू निकम्मा होगा, निकम्मा क्या होगा? वे अपना एक संघर्ष कर रहे हैं, आखिर उनको भी अपना काम करना है। उन्होंने तरक्की की है, दूसरे देश में जगह बनाई है, और माँ को वहाँ क्या ले जाके करती उसकी। अभी तो कहा जाता है कि जड़ों से काट के ले गए, तो माँ को तो उनकी जगह रखना था। और वो बुरे नहीं है, लेकिन हालात अपने आप में इतने चुनौतीपूर्ण है कि वो अपने आप में, वो कहानी जहाँ खत्म होती है, पाठक के मन को मथना शुरू करती है। वहां से कहानी हमारे मन में शुरू होती है कि यार ये हालात हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। भागने का कोई रास्ता उस कहानी में नहीं। तो ये अद्भुत कहानियां हैं, और इन कहानियों के लिए मैं मीना चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इन सारी प्रतिक्रियाओं में सारी 99% पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन अगर जो 1% कहीं कुछ कहा गया है, वह आपके आगे के रास्ते को और प्रशस्त करेगा, और बेहतरीन कहानियों की जो उम्मीद हमारे दिल में जगी है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करेगी ये 1% बातें। और बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ यही प्रोग्राम कुल 6-7 मिनट का और है, और मैं हमारे बीच में महेश कटारे जी हैं, बड़े कथाकार हैं। उनकी 2 कृतियों का मैं जिक्र जरूर करूँगा। एक है भरथरी काया के वन में, और दूसरा इसी साल उनका एक बड़ा उपन्यास आया है, भवभूति कथा। दोनों विचित्र तरह के उपन्यास हैं। अच्छी बात यह है कि भरथरी काया के वन में का बंगला अखबार काफ़ी बड़ा उपन्यास है। बंगला अखबार सदी रामा ने अनुवाद भी कराया है और छापा भी है। मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहूँगा, लेकिन वहीं से 2 शब्द आप कहे आशीर्वाद के। आइए इतनी कंजूसी मत करिए, सुनाने में लोग सुन रहे हैं, इनको एक पूरी सुनने वाले आ रहा तो सुनने को मंच और सभा में उपस्थित, सभागार में उपस्थित साथियों, माताओं, बहनों, इतने पहले तो मैं बधाई दूंगा मीना जी को कि संग्रह यहाँ उनका एक आया है, और इसके लिए जो हमारे लेखक परिवार है उसमें ये कहा जाता है जैसे कोई एक बच्चा पैदा होता है उस तरह से हम उसकी खुशी मनाते हैं। तो ये एक केदारनाथ अग्रवाल बड़े कवि है, मैं कविता भी पढ़ता हूँ, उनकी एक पंक्तियाँ हैं कि एक हथौड़े वाला घर में और होगा, हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला और होगा, तो एक और हमारे बीच में ये बात। मैं पहला वक्ता हूँ यहाँ पर जो आया हूँ जिसने संग्रह को नहीं पढ़ा है, तो अभी मैंने उसको देखा है, मुझे लगा कि इसको मुझे पढ़ना चाहिए और मैं इसको जरूर पढ़ूंगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात और अंतिम बात ये है कि कहानी में इतनी लंबी और इतने कुछ तो इतने अच्छे वक्ता भी हुए यहाँ पर कि मैं सचमुच अभिभूत हूँ उनसे, और सचमुच उनको दूसरा संग्रह लिखना चाहिए। प्रकाशक को भी बधाई देता हूँ इस बात के लिए। कहानी के बारे में एक सिर्फ इतनी बात है कि कहानी सिर्फ कह देना कहानी नहीं होती, तो ये बात मुझे कहना यहाँ पर जरूरी लग रहा है। केवल 2 पंक्तियों में मैं आपको बता करके और उसको बैठूंगा। कहानी लिखना बहुत आसान नहीं होता है। 2 पंक्तियां वो ये हैं, कविता से ही मैं आपको बता दूं, फिर बैठूंगा। कभी अवसर मिला तो हम देर के लिए बैठेंगे, देर तक बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कहते हैं जिसे लोग अफसानाए हस्ती, इसको लोग कहानी कहते हैं, और हस्ती यानी अच्छी कहानी कहते हैं।
कहते हैं जिसे लोग अफसानाए हस्ती, कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तरबियत है। कहानी तब बनती है कि आपके क्या स्वप्न देख रहे हैं, इस समाज के असल है और तर्ज बयां है, तर्ज बयां, तर्ज अदा, आप किस तरह से उसको कह रहे हैं। कहानी तो हर कोई कह देता है, हर एक के पास कहानियां हैं, वो उसकी कहानी वो कहानी के प्रेमचंद क्यों जैसी कहानी क्यों नहीं हो जाती, रेणु जैसी कहानी क्यों नहीं हो जाती, या अन्य है कोई बंदी क्यों नहीं बन जाता है, कोई शरत क्यों नहीं बन जाता है। वो कहने का एक जो तरीका होता है वो तर्जीह है और ख्वाब होना चाहिए। बहुत खतरनाक होता है किसी के सपनों का मर जाना, ये पाश की कविता की बनती है। ख्वाब होना चाहिए कि आप कैसा समाज बनना चाहते हैं। अंतिम बात ये है मेरी, और बहुत आदर के साथ मुझे बधाई देते हुए, कि कोई कहानी समाज के धरातल पर है, समाज की परिधि पर लड़े जाने वाला गुरिल्ला युद्ध है, समाज की परिधि पर लड़ाई जाने वाला गुरिल्ला युद्ध जो हम भाषा के साथ लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।